हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी 71st प्रीलिम्स का टेस्ट नंबर 8 सोल्व करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका जो पीटी का एग्जामिनेशन है वो 13 सितंबर को होगी। तो हम लोग इससे पहले 7 टेस्ट सोल्व कर चुके हैं, तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों। तो आइए आज हम लोग 71st प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का जो हम लोग सोल्व कर रहे हैं उसका टेस्ट नंबर 8 सोल्व करेंगे। दोस्तों, इसमें अप्रोक्स 100 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से होगा, 10 क्वेश्चन बिहार का ज्योग्राफी से होगा, बिहार स्पेशल, 30 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से होगा और 10 क्वेश्चन में आपका 5 मैथ्स और 5 रीजनिंग होगा दोस्तों। तो आइए आज हम लोग आज का सबसे पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। आज का पहला सवाल क्या है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जैसा कि हम सबों को मालूम है कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो क्या है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी दोस्तों? मैं पढ़ दे रहा हूँ, इतना लिखना संभव नहीं है। तो लेंथ, मास, टाइम, हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लिमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। हम लोग को इसका ऐसा यूनिट भी याद रखना साथ में जरूरी है। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। मास का किलोग्राम। ये सब का ऐसा यूनिट तो मुख्यतः सभी को याद ही होता है। दो चीज का ऐसा यूनिट आपको याद रखना। और पहला वो है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा दोस्तों? तो इसका होता है कैंडेला। और दूसरा है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर क्वांटिटी ऑफ मैटर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका मोल दोस्तों। तो ये दोनों का ऐसा यूनिट याद रखना। बाकी का इसमें जो सवाल है कि जो गिवन ऑप्शन है उसमें से कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो लेंथ भी है, टाइम भी है, टेम्परेचर भी, इलेक्ट्रिक करंट भी है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव, डी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, 1 पाइकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। ये आपका सही है दोस्तों। और सेकंड ऑप्शन क्या है? 1 परसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये भी आपका सही दिया है। तो आपका इसमें आंसर सी हो जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका लुसेंट जो एलो लुसेंट बुक है उसका फिजिक्स का फर्स्ट पेज में ही मिल जाएगा ये आपको कि 1 परसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। कुछ कुछ बातें इसमें याद रखना है दोस्तों। जैसे सिंपल जो होता है कि टेरा 10⁻12, पाइको 10⁻−12, ये सब तो सभी को याद ही होता है। तो जैसे पिछला बार एक क्वेश्चन पूछा था 68 या 69 में कि योटा और जेटा इसमें से बड़ा कौन है? तो बड़ा है दोस्तों योटा, 10⁻24 होगा। और इसका हो जाएगा 10⁻−21। तो ये आपको याद रखना है योटा और जेटा में। और अगर इसको निगेटिव में लिखना हो तो क्या हो जाएगा? पूछ देगा योक्टो। योक्टो का पावर कितना है? 10⁻24 हो जाएगा। और जेप्टो का पावर कितना हो जाएगा? 10⁻21 हो जाएगा। ये दोनों याद रखना है। बाकी आपको तो याद ही होगा एक्सा मतलब 10⁻18, एटो ATTO 10⁻−18। बाकी ये सब देख लेना है, मगर ये दोनों याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? इट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का यूनिट क्या होता है बताइए? पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का आपका जो सबसे पहले इसमें कि आपको याद रहना चाहिए कि पावर किसे कहते हैं। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? पावर इज इक्वल टू वर्क बटा टाइम हो जाएगा। तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। और टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें मिलान करना है दोस्तों। 4 का क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। तो जैसे ओम मीटर है, तो ओम मीटर किसका हो जाएगा बताइए? ओम मीटर किसका हो जाएगा दोस्तों? तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी का ओम मीटर हो जाएगा। एम्पेयर किसका हो जाएगा? एम्पेयर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा। फिर डोप्सन किसका हो जाएगा दोस्तों? डोप्सन हो जाएगा आपका थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। और क्यूसेक किसका हो जाएगा? क्यूसेक फ्लो ऑफ वाटर। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ए हाइग्रोमीटर इज मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ किस चीज का है? तो 5 का सी हो जाएगा दोस्तों। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का जो मेजर करते हैं उसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। इसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। और हाइड्रोमीटर अगर रहता तो दोस्तों ये तो
आपका हाइग्रोमीटर है। अगर हाइड्रोमीटर यहाँ पे रहता तो क्या होता, हाइड्रोमीटर अगर यहाँ पे रहता तो क्या होता दोस्तों, हाइड्रोमीटर अगर यहाँ पे रहता तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करता है। ये क्या करता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीच ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें जो गिवन ऑप्शन है उसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है दोस्तों जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, टाइम, स्पीड, प्रेशर, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, वर्क, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, एनर्जी, ऐसा स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। 7 का क्या दोस्तों, when a bus starts moving suddenly, a passenger standing inside it start falling फॉरवर्ड नहीं होता, अगर बस सडनली स्टार्ट हो जाता है, कोई जो उसमें पैसेंजर बैठे हुए होते हैं वो बैकवर्ड फॉल होता है, तो 1 गलत हो जाएगा। While catching a ball, a player pull his hand backward to reduce his momentum to 0, ये सही है दोस्तों। When a bullet is fired from gun, a person holding the gun gets forward jerk, नहीं बैकवर्ड जर्क लेता है ना, अगर बुलेट फायर करोगे आप तो बैकवर्ड जर्क होता है, पीछे की ओर आपको जर्क लगता है, तो केवल 2 आंसर हो, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इफेक्टिव इन द रोटेशनल मोशन ऑफ प्लेनेटरी विंड, बिल्कुल गलत है। प्लेनेटरी विंड में क्या सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल नहीं। क्या आंसर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वॉशिंग मशीन एंड बटर एक्सट्रैक्टिंग मशीन वर्क ऑन सेंट्रीपिटल, नहीं ये सेंट्रीफ्यूगल। ये आपका बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुके हैं दोस्तों। वॉशिंग मशीन एंड बटर एक्सट्रैक्टिंग मशीन वर्क ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। While turning on a curved path by a car or bus, the required centripetal force work away from the center, नहीं towards the center होता है, तो तीनों गलत है, none of the आंसर हो जाएगा। The friction force acting between an object placed on the surface and the surface is called dynamic friction। अगर ऑब्जेक्ट पे स्टैटिक पोर्शन पे लग रहा है तो डायनेमिक फ्रिक्शन थोड़ा ना, डायनेमिक फ्रिक्शन मतलब होता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगे, तो ये गलत है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये सही है दोस्तों। एनर्जी इज नॉट लॉस ड्यूरिंग द फ्रिक्शन, क्या एनर्जी लॉस होता है दोस्तों, बिल्कुल लॉस नहीं होता है, तो ये सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आपको गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है 11th, which of the following pair is not correct about energy conversion, कौन सा करेक्ट नहीं है वो पूछा गया है, कौन सा करेक्ट नहीं है वो पूछा गया है दोस्तों। तो देखते हैं सितार, सितार में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, बिल्कुल करेक्ट है आपका दोस्तों। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही है। एनर्जी ऑफ स्टोन फॉलिंग फ्रॉम हाइट, काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, नहीं दोस्तों। ये जैसे जैसे हम किसी स्टोन को ऊपर से गिराते हैं तो वो तो पोटेंशियल रुका अवस्था में होता है, पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी होगा, तो सी गलत है। इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक, सही है, तो सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका इसमें आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा, आंसर जो आपका होगा इसमें सी होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन देयर इज एन इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, इसमें 12 क्या हो जाएगा देखते हैं, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मासेस ऑफ द टू बॉडीज, क्या है, जैसे हम इसका ये लिख देते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 y r², तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन मासेस ऑफ द टू बॉडी सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी सही है, तो ये अगर 1 2 सही है तो मोर देन वन ऑफ द आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। इफ टू सैटेलाइट आर रिवॉल्विंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट देन इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी सेम होना चाहिए, क्या होगा आपको दोस्तों 13 का
ये पहले ऑप्शन सही है, बाकी देख लेते हैं। मास विल बी इक्वल नहीं, एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल नहीं, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल नहीं, वेलोसिटी सेम होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द कैपिलरी थ्योरम? इंक डिप्ड इन पेन, लैंप विक, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक ऑन ब्लोटिंग पेपर। बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसे पहले हम लोग जो जब स्टार्टिंग में 4-5 में थे तो लैंप से पढ़ते थे, तो उस समय उसमें वो जो बत्ती बनाया जाता था दोस्तों, वो कैपिलरी थ्योरम, कैपिलरी एक्शन से ही काम करता था। जो उसमें तेल डाला जाता था ऊपर, उसी अनुसार जाता था। तो उससे जैसे कभी कभी पढ़ने का मन नहीं होता तो लैंप को फूंक देना है करना। तो ये सब होती थी पहले दोस्तों। अब तो लाइट इतना हो गई कि वो सब का जमाना चला गया, लेकिन स्टार्टिंग में 4-5 में हम लोग पढ़ा करते थे लैंप लालटेन से। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब आपको हिंदी में अगर देखना चाहे तो हिंदी में देख ले, इसमें टिक लगाया हुआ है 1 का डी। आप वीडियो पॉज करके इसको अपने से एक बार पढ़े देखे, साथ में एक काम और करें दोस्तों, आप साथ में एक पेन और एक पेपर, एक नोटबुक साथ में रखें, और जो भी आपको नहीं आए, इसका मकसद ये है कि जो आपको नहीं आए वो उसको आप नोट करें। ये आप पॉज, वीडियो पॉज करके आप ये देख सकते हो दोस्तों। बाकी सब सोल्व कर दिया गया है, हिंदी में भी टिक मार दिए हैं, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ये सब हिंदी में भी आपको टिक मार दिया गया है दोस्तों। ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो स्थिर से। अगला क्वेश्चन आते हैं 15। 15 का क्या है? पहला, एन आइडियल फ्लूइड और फ्लूइड हैज ए विस्कोसिटी ग्रेटर देन 0। क्या आइडियल फ्लूइड का विस्कोसिटी ज्यादा होता है 0 से? बिल्कुल गलत है, 0 होता है आइडियल फ्लूइड का विस्कोसिटी। गैसेस हैव मच लेस वेलोसिटी विस्कोसिटी देन लिक्विड। बिल्कुल सही है, गैसेस का कम विस्कोसिटी होता है। On increasing the temperature, the viscosity of liquid decreases, but that of the gases increases। ये सही है, तो 2-3 सही है दोस्तों। आइडियल फ्लूइड का ऑलवेज विस्कोसिटी 0 होता है। विस्कोसिटी ऐसे होता क्या है दोस्तों? सिंपल टर्म में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स अपोजिंग द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव लेयर ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड और लिक्विड इज 0। Which of the following depend on Bernoulli's theorem? बर्नौली थ्योरम पे कौन डिपेंड करता है दोस्तों? तो बर्नौली थ्योरम पे स्विंग ऑफ क्रिकेट बॉल डिपेंड करता है, टीन ऑफ शेड फ्लाइंग फ्रॉम इन स्टॉर्म। जैसे स्टॉर्म आता है, आंधी आता है, तो टीन का जो शेड होता है वो उड़ जाता है दोस्तों। तो ये सब कारण होता है, बर्नौली थ्योरम उस पर इफेक्ट होता है। तो मोर देन वन ऑफ द सी भी आंसर होगा इसमें। If a highly soluble impurity is added to a liquid, the surface tension of a liquid increase। क्या सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा दोस्तों? बताइए। बिल्कुल ये सही आंसर है। If a highly soluble impurity is added to a liquid, the surface tension of a liquid increase। Hot soap spread easily on the tongue and taste wetter as compared to cold soap because it has a lower surface density। कम सरफेस डेंसिटी होता है तब फैलेगा ज्यादा जल्दी, तो इसलिए हॉट सोप जल्दी फैल जाता है टंग पे। तो बोथ आंसर ए और बी होगा, बोथ 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या है? द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन गिव्स यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये सही है। Within the limit of elasticity, the ratio of normal stress to the volumetric strain give the modulus of volumetric elasticity। तो ये भी सही है दोनों। The pitch of a sound depend upon। पिच ऑफ ए साउंड किस पे डिपेंड होता है? तो पीएफ से याद रखें दोस्तों। पिच किस पे डिपेंड होता है? फ्रीक्वेंसी पे। और लाउडनेस इंटेंसिटी पे। तो यहाँ पिच पूछा है तो आपका पिच पूछा है तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होगा। फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी सी होगा आंसर, 19 का सी होगा। अगला देखते हैं 20। लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। नो, लाइट इज नॉट लॉन्गिट्यूडनल वेव, लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। तो ये गलत हो जाएगा, तो एक हटा देते हैं, एक अभी नहीं होगा। साउंड वेव इज ट्रांसवर्स वेव ना, साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, गलत। इन ए ट्रांजिट वेव, क्या है? इन ए ट्रांजिट वेव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए मीडियम। क्या ये सही है दोस्तों? बताइए। बिल्कुल सही है। ये ट्रांजिट नहीं, ट्रांसवर्स वेव लिखना चाहिए, ट्रांसवर्स वेव। इन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए वेव इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन ए मीडियम। बिल्कुल सही है। तो 3-4 आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 21, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज 20,000 नहीं 20 हर्ट्ज से कम होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल नहीं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज इसमें ऑडिबल में होता है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक मोर देन 20,000, ये सही है, तो सी आंसर केवल हो जाएगा। अब इसमें आप ये बताइए दोस्तों, जैसे कि इंफ्रासोनिक साउंड कौन समझ लेता है, कौन निकालता है या कौन समझता है, ये बताइए। इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से कम होना चाहिए, तो कौन? एलिफेंट, व्हेल्स, राइनोसोरस, ये सब इंफ्रासोनिक साउंड को आराम से भाप पाते हैं। कौन? एलिफेंट्स, व्हेल्स, राइनो, और बाकी एक दो चीज और है दोस्तों, जैसे वोल्केनो से जो साउंड इरप्ट होता है, लैंडस्लाइड से जो साउंड इरप्ट होता है, मेटेरोइड से जो साउंड इरप्ट होता है, वो सब क्या है आपका? वो सब आपका इंफ्रासोनिक। ऑडिबल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। और अल्ट्रासोनिक क्या होता है? अल्ट्रासोनिक बैट, डॉल्फिन, डॉग, ये सब पहचान जाते हैं। कौन? बैट, चमगादड़, बैट्स, डॉल्फिन, क्या है दोस्तों? डॉल्फिन, डॉग्स, ये सब अल्ट्रासोनिक वेव समझ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट? स्पीड ऑफ साउंड हाईएस्ट किस में होता है दोस्तों, बताइए। आपका स्पीड ऑफ साउंड हाईएस्ट होगा आपका दोस्तों अल्मुनियम में। किस में होगा? अल्मुनियम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फॉरेनहाइट। तो इसका एक सिंपल ट्रिक है, F बराबर 9.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और K बराबर क्या होता है दोस्तों? K बराबर C प्लस 273.15 डिग्री सेल्सियस, ये होता है। और F बराबर 9.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये आप नोट कर ले दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी, क्योंकि इस पे बनाना है। तो हमको क्या दिया हुआ है? वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, फॉरेनहाइट निकालना है। हम लोग अरे फार्मूला जान रहे हैं, F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो 9/5 करेंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह क्या दिया हुआ है आपका? 40 डिग्री दिया हुआ है, प्लस 32 हो जाएगा। 5 से 8 तब कट जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा? 104 डिग्री फॉरेनहाइट आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, थ्रू विच process heat reaches from one place to another place in the form of direct ray without any medium। बिना मीडियम के रेडिएशन से होगा। मीडियम कंडक्शन चाहिए और कन्वेक्शन दोनों मीडियम चाहिए, विदाउट मीडियम रेडिएशन। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द स्काई एंड द सी अपीयर्स ब्लू इन द कलर। क्या सही है दोस्तों? बिल्कुल गलत है दोस्तों। ब्लू कलर क्यों लगता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते नहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते लगता है ब्लू। ड्यू टू स्कैटरिंग स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, ये गलत है, ये रिफ्रैक्शन के चलते होता है। दोनों बदल दिया गया है दोस्तों, तो कोई भी करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरी कलर? इसका आपको एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, इससे आप कभी नहीं भूलोगे और बहुत सा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ये थोड़ा ट्रिक जैसे याद करने के लिए मैं बना हूँ, हो सकता है आपको, आप अदर ट्रिक से भी याद रख सकते हो। आपको याद रखना, आपको जीबी, जैसे जीबी रोड से याद रखना है। जीटी रोड होता है ना, जैसे बिहार में जीटी रोड पास की है, शेरशाह सूरी बनाए थे, उसे जीबी रोड याद रख लेंगे, जी बी रोड। ये प्राइमरी कलर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ग्रीन, ब्लू एंड रेड। तो आपको इसमें प्राइमरी कलर पूछा है, तो ग्रीन ब्लू और रेड, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको सेकेंडरी कलर पूछेगा तो क्या होगा? तो इस यहां से जैसे ये क्या हो जाएगा? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एक क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में सीएम जी को सीएम योगी लिख देना, सीएम योगी।
सियान, मैजेंटा और येलो। अगर ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे तो सियान कलर, CYAN बनेगा दोस्तों, CYAN कलर बनेगा। और ब्लू और रेड को मिलाएंगे तो मजेंटा कलर बनेगा। ग्रीन और रेड को मिलाएंगे तो येलो कलर बनेगा। तो ये सब सेकेंडरी कलर हो जाएगा दोस्तों, ये सब सेकेंडरी कलर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। When light enter from one medium to another medium, what effect does it on its property? इसका क्या होगा देखते हैं। स्पीड ऑफ वेवलेंथ रिमेन अनचेंज एंड द फ्रीक्वेंसी चेंज, नहीं गलत, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज एंड स्पीड ऑफ वेवलेंथ, स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज है, सही हो जाएगा आंसर दोस्तों। बाकी का आप पढ़ ले, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, स्पीड ऑफ वेवलेंथ चेंज होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? रेड कलर है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब इसमें एक ट्रिक है, जैसे करेक्ट पूछा है तो आप ये याद रखें, जैसे इसमें विवग्योर, VIBGYOR, तो हाईएस्ट वेवलेंथ इसमें किसका रहेगा? रेड कलर का। वेवलेंथ जो होगा, वेवलेंथ हाईएस्ट रेड कलर का होगा, लोएस्ट किसका, मिनिमम किसका होगा वेवलेंथ? वायलेट का होगा। तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब अगर रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का सबसे कम होगा। इसी पे आपका ये सवाल है कि रेड कलर है जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बिल्कुल गलत, पहला गलत है। वायलेट कलर है जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, नहीं, रेड कलर का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, वायलेट कलर का नहीं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, वायलेट कलर का मिनिमम है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज लेस देन द वायलेट कलर, क्यों? क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो इसका रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का कम होगा। तो ये बिल्कुल सही है, सी, इस पे आपका बन जाएगा। बाकी मैं ये सब हिंदी में आप वीडियो पॉज करके आप ये बना सकते हो दोस्तों, इसको छोड़ना नहीं है, बना लेना है वीडियो पॉज करके। अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि हिंदी में भी मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं करूंगा, क्योंकि एक बार में ज्यादा हो जाता है हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करना, और मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, ऐसे तो हिंदी में बोल ही रहा हूँ लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल इसी में हूँ, इंग्लिश में, तो थोड़ा इजी होता है। और बाकी एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29। When a person is moving with a velocity v towards a प्लेन मिरर, तो इसका सिंपल सा टेक्निक है कि प्लेन मिरर में क्या होता है बताइए। कि अगर एक पर्सन 10 के स्पीड से जाता है प्लेन मिरर के द्वारा, तो रिएक्ट करेगा कि वो 20 के स्पीड से वापस आ रहा है, ऐसा होगा विथ ए स्पीड ऑफ 2v। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें और चीज कुछ कुछ जानना है दोस्तों प्लेन मिरर के बारे में, कि एंगल थीटा से अगर प्लेन मिरर की ओर इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट होगा एंगल 2 थीटा से। अगर फुल इमेज देखना है प्लेन मिरर में, तो इसका फुल इमेज देखने के लिए क्या चाहिए? मिरर ऑफ हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपका हाइट 10 फीट है तो आप मिरर चाहिए 5 फीट का, मतलब हाफ, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उससे हाफ का मिरर चाहिए, तो आप फुल इमेज देख सकते हो। फिर एंगल थीटा से अगर इंसिडेंट हो रहा है कुछ, तो 2 थीटा से रिफ्लेक्ट होगा। इमेज कैसा बनेगा दोस्तों बताइए? इमेज इज इमेजिनरी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट लेटरली इन्वर्टेड, ऐसा बनेगा इमेज। बाकी आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। फॉर ए स्फेरिकल मिरर द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ये क्या कहलाता है? रेशियो हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एम कहलाता है, दैट इज मैग्निफिकेशन। इसका कुछ फार्मूला याद रखना है दोस्तों, जैसे कुछ फार्मूला क्या है,
1/f कुछ न्यूमेरिकल ऐसे तो आता नहीं है, मगर कभी कभी दे देता है सिंपल नंबर को। 1/f 1/u, एफ फाइनल है, इनिशियल वेलोसिटी है, और एफ क्या हो जाएगा आपका। अगला फिर है 1/f 1/v+1/u, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं मायोपिया, ये मिलान करना है दोस्तों। तो मायोपिया को तो आपको बिल्कुल याद रखना है, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, मायोपिया का होगा आपका द फोकल लेंथ बिटवीन द आई पीस एंड रेटिना इंक्रीज है, ये मायोपिया। मायोपिया को क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। नजदीक का वस्तु आप देख लोगे सही से, लेकिन दूर का वस्तु इसमें नहीं देख पाते। इसमें कौन सा लेंस लगता है, कनकेव लेंस, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। और हाइपर हाइप्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, इसमें आप दूर की वस्तु देख सकोगे लेकिन नजदीक का वस्तु नहीं दिखेगा दोस्तों। तो यह हो जाएगा द फोकल लेंथ बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना डिक्रीज। इसमें आप कन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, और कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है दोस्तों। प्रेस बायोपिया क्या होगा, प्रेस बायोपिया मतलब बुढ़ापे में होता है, डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। अस्टिग्मेटिज्म मतलब आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि परपेंडिकुलर कुछ रख दिया गया है तो उसमें डिफरेंस नहीं कर पाओगे, इसमें आपका सिलेंड्रिकल लेंस लगता है दोस्तों। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 32 के देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal at the point of incidence are all at the same plane। क्या ये सही है दोस्तों, बताइए। बिल्कुल सही है। दूसरा दे, व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वैक्यूम टू द मीडियम देन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपका गलत है दोस्तों, ये सही नहीं है। The critical angle is the angle of incidence in the denser medium for which angle of refraction from a rare medium is 90 degree। बिल्कुल सही, ये सब आपको बिल्कुल आपका डायरेक्ट मिल जाएगा। लूसेंट का जो येलो बुक है दोस्तों फिजिक्स का, उसमें आपको डायरेक्ट ऐसा मिल जाएगा। If the angle of incidence is greater than the critical angle then it is called absolute refractive index। नहीं, ये गलत है। तो 1 और 3 किसमें है दोस्तों, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33, which of the following is correct, convex mirror is used in searchlight and headlight of a vehicle। क्या ये सही है दोस्तों, बताइए। कन्वेक्स मिरर हेडलाइट और सर्चलाइट में होता है, नहीं, उसको कन्वर्ज करना रहा होता है मतलब। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका कनकेव लेंस यूज होता है, कनकेव मिरर यूज होता है आपका, कन्वेक्स मिरर नहीं होता है। तो आपको क्या हो जाएगा, ये गलत है। कनकेव मिरर यूज्ड एज अ साइड मिरर, नहीं, साइड मिरर में कन्वेक्स मिरर यूज होता है। कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, बिल्कुल सही है दोस्तों। कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, लेकिन लेंस में क्या होता है, कनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। उल्टा होता है लेंस में, मिरर में उल्टा होता है, लेंस में उल्टा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। क्या रीजन है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का स्काई में, बताइए। ऐसे तो लूसेंट में दो ही रीजन दिया है, और लूसेंट का अगर पढ़ेंगे रेनबो में, लेकिन इसमें सब रीजन है मिला जुला के, रिफ्लेक्शन भी, डिस्पर्शन भी, रिफ्रैक्शन भी, ऑल ऑफ द अबव। रेनबो फॉर्म करने का जो कंडीशन है वो क्या है दोस्तों, बताइए। रेनबो रेनबो ऑलवेज फॉर्म अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, सन। सन के ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा रेनबो। और ये आफ्टर रेन होगा, ड्यूरिंग रेन नहीं बनता, आफ्टर रेन बनता है। दो तरह का रेनबो होता है दोस्तों, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आप थोड़ा सा देख ले इसको। दो तरह का रेनबो होता है दोस्तों, प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो। इनमें इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या होता है कि टू रिफ्रैक्शन एंड वन टोटल, वन इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या, टू रिफ्रैक्शन होता है प्लस वन इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल
आप समझ जाना इतना में, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है 2+1। लेकिन वो, और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि रेड कलर आउटर एज में होता है, वायलेट कलर इनर एज में। रेड कलर आउटसाइड दिखता है प्राइमरी रेनबो, और वायलेट कलर इनर में। लेकिन वही अगर सेकेंडरी रेनबो में आ जाए तो टू रिफ्रैक्शन एंड टू इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों होता है इसमें। इसमें दोनों टू टू होता है सेकेंडरी में। सेकेंडरी मतलब सेकंड, मतलब टू टू दोनों। लेकिन इसमें उल्टा होता है कलर के मामले में दोस्तों, क्योंकि प्राइमरी में कलर क्या होता है, रेड कलर आउटसाइड होता है, लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है, रेड कलर इनसाइड होता है दोस्तों। प्राइमरी में रेड कलर आउटसाइड होता है, वायलेट कलर इनसाइड होता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। सेकेंडरी रेनबो में रेड कलर आपको इनसाइड होता है, वायलेट कलर आउटसाइड दिखता है। ये आपको याद रखना है। ये सब आपको सही से इतना कोई नहीं बताएगा दोस्तों, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठे ताकि आप कुछ गेन कर पाए इससे। अगला देखते हैं 35। द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज और स्मॉल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन रेटिना। ये आपका गलत है दोस्तों, रेटिना पे डिपेंड नहीं करता। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन ऑन द रेटिना फॉर 10 सेकंड, नहीं 1/10 सेकंड, 1/10 मिनट, 1/10 ऑफ सेकंड रहता है, 1/10 ऑफ सेकंड, नॉट 10 सेकंड। 10 सेकंड रहेगा तो बहुत ज्यादा होता है, डी आंसर हो जाएगा इसका। 37। इसके बाद 36। यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप तो कन्वेक्स लेंस विद शॉर्ट फोकल लेंथ, ए हो जाएगा आंसर। m इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, m इज इक्वल टू आपका होता है 1 प्लस डी वाई एफ, 1 प्लस डी वाई, वेयर डी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, मतलब 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए और ऑब्जेक्ट के बीच में। और आपका एफ क्या हो जाएगा बताइए, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई एफ, तो एफ क्या हो जाएगा, फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस हो जाएगा दोस्तों। अगला 37 देखते हैं। Which of the following is correct? The ideal emitter है resistance greater than 0। बिल्कुल हम लोग पहले पढ़ा है कि आइडियल एमिटर का रेसिस्टेंस 0 होगा। वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, नहीं, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। आइडियल वोल्ट मीटर हैज अ रेसिस्टेंस लेस देन 0, नहीं, इनफिनाइट होता है। टू कन्वर्ट अ मीटर टू अ वोल्ट मीटर, a high resistance wire is connected in series। To convert a meter to a voltmeter, a high resistance wire is connected in series इंस्टेड ऑफ लो रेसिस्टेंस वायर इन पैरेलल, मतलब एक एमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हाई रेसिस्टेंस वायर को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो ये डी आंसर है सही। इफ लाइटनिंग स्ट्राइक ए कार द कार विल बर्न कंप्लीटली, गलत। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द कार बट ऑल द पीपल सिटिंग इनसाइड द कार विल डाई, गलत। द पीपल सिटिंग इनसाइड द कार विल रिमेन सेफ, सी आंसर हो जाएगा 38 का, क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। वो एक तरह से थर्मोस्टेटिक वो बना लेता है, सील्ड टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड और हॉलो कंडक्टर जो कार होता है वो काम करता है, तो इसीलिए अगर बिजली गिरेगी उस पर लाइटनिंग होगी तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, जनरली गिरता ही नहीं कार पे, तो सी आंसर हो जाएगा। अब 39 पे आते हैं दोस्तों, ओम्स लॉ और कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का पहले हम लोग जान लेते हैं कि करंट इज क्या, V इक्वल टू आई आर होता है। ओम्स लॉ में क्या कहा गया है कि V इज इक्वल टू आई आर, आई क्या है बताइए, R क्या है, R इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब I क्या है, I करंट है आपका दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट I है। अब V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर। तो क्या क्या ओम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, एक गलत है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये उल्टी दे दिया गया दोस्तों, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। कूलम्स लॉ में क्या कहता है, F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज Q1 and Q2 is proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। ये आपका कूलम्स लॉ हो जाएगा, ये आपका ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये दोनों गलत, उल्टा दे दिया है, तो नन हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। ये आप हिंदी में देख सकते हो दोस्तों, इसका हिंदी में आप देख लेना।
आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, और बाकी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो दोस्तों। आपको वीडियो का जो मेन लिंक है उसमें लिंक दिया गया है दोनों चीज का, तो आगे देखते हैं। या आप हिंदी में भी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उसको देख सकते हो, आप सोल्व कर सकते हो। सबका टिक लगाया हुआ है, बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंटी मैग्नेटिक सब्सटेंस? कौन सा एंटी मैग्नेटिक सब्सटेंस? ये आपको याद रखना है, डाई मैग्नेटिक, पारा मैग्नेटिक, एंटी मैग्नेटिक, ये सब आपको डायरेक्ट फिजिक्स का जो येलो बुक है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है सब। तो इसका आंसर होगा सिल्वर एंड जिंक हो जाएगा दोस्तों। रेड इसमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, तो रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया बताइए? 41 का क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिविटी का खोज आपका किया है दोस्तों, बताइए। हेनरी वैक्यूरल, हेनरी वैक्यूरल। तो ये गलती है, मैडम क्यूरी दिया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का खोज किसने किया है? नील बोर और रदरफोर्ड ने किया है, तो ये भी गलती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये तो गलत है दोस्तों, न्यूटन नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइंस्टीन खोज किए हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर का इनरिको फर्मी, ये आंसर सही है, डी। एक बार देख लेते हैं, एटम का खोज किसने किया? जॉन डाल्टन। एटॉमिक स्ट्रक्चर का नील बोर और रदरफोर्ड। रेडियो एक्टिविटी का हेनरी वैक्यूरल। न्यूक्लियर रिएक्टर का इनरिको फर्मी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने खोज किया दोस्तों। अब अगला देखते हैं 42। सब्सटेंस विथ such electronic structure whose electron exist in a free state and whose electrical conductivity at normal temperature lies between a conductor and non-conductor are called semiconductor। semiconductor नहीं पूरा कंडक्टर होता है, नहीं इंसुलेटर होता है, वो दोनों के बीच का होता है, तो ये सही है। Intrinsic semiconductor have very low electrical conductivity. Some impurities are added to them to make them more useful। तो दोनों सही है। सेमीकंडक्टर क्या? जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब सेमीकंडक्टर है दोस्तों। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंडक्टर आर दोज एलिमेंट, तो देखते हैं, हुज कंडक्टिविटी लाई बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। गलत। देयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस टू जीरो एट वेरी लो टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। तो बाकी का गलत होगा, पढ़ लीजिए। सुपर कंडक्टिविटी क्या? जो ज्यादा कंडक्ट करे, उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तो यहाँ रेसिस्टिविटी जीरो होगा, वो सुपर कंडक्टर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन 44 है दोस्तों। डायोड इज मेड फ्रॉम जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, बिल्कुल सही है। डायोड इज मेड फ्रॉम जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये सब सेमीकंडक्टर है दोस्तों। ट्रांजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड फ्रॉम पी एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सही है, तो बहुत सही हो जाएगा। ये आपको दिया गया है कि किसने खोज किया था। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का किसने खोज किया बताइए? जे थॉमसन। प्रोटॉन का किसने खोज किया दोस्तों? प्रोटॉन का खोज किया है गोल्डस्टीन। कहाँ गया गोल्डस्टीन? लेकिन डिस्कवर कौन किया है? प्रोटॉन का नेम कौन दिया है? तो नेम दिया है आपका रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नेम दिया है, लेकिन खोज कौन किया है? गोल्डस्टीन। अब आएंगे पोजिस्ट्रॉन। प्रोटॉन तो हो गया, पोजिस्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो एंडरसन, डी का 4। और न्यूट्रॉन का कौन खोज किसे? चैडविक। तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अब 46 का देखते हैं। लीडर इज ए रिमोट सेंसिंग सिस्टम, सही है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय एयरबोर्न मींस इज यूज्ड टू मेजर द शेप एंड सरफेस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है दोस्तों, वन करेक्ट एक्सप्लेन करा दो का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? लेजर यूजेस ए बीम ऑफ लाइट रे, क्या सही है बताइए? लेजर यूजेस ए बीम ऑफ लाइट रे, तो ये सही नहीं है दोस्तों। कौन करेक्ट नहीं है, मतलब कौन करेक्ट नहीं है वो पूछ रहा है आपको, सवाल भी सही से पढ़ना है। तो ये करेक्ट है। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन मेजर, सही है। एंटी लेजर इज यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, सही है। तो इसमें कौन करेक्ट नहीं है? तो कोई भी करेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई करेक्ट नहीं है, सब करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 48 का देखते हैं कि क्या है। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इससे आपको क्या मन में आता है? तुरंत आपको मन में आना चाहिए कि इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मतलब मास और एनर्जी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास एनर्जी आर डिपेंड ऑन ईच अदर, तो पहले में आ जाएगा।
आपको यहीं पे एकदम दिमाग क्लिक कर जाना है दोस्तों कि आपको अगर जो फार्मूला वो याद रख हो जाएगा तो आपको ज्यादा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहले आ जाएगा मास और एनर्जी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मास है और एनर्जी डायरेक्ट डिपेंड है ईच अदर से, बाकी का पढ़ लीजिए। मास एंड एक्सीलरेशन आर डिपेंडेंट ऑन, एक्सीलरेशन इसमें है ही नहीं, फोर्स है ही नहीं, एनर्जी एंड मोमेंटम, मोमेंटम है ही नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, 49 का पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। द प्रोटो स्टार इमिट लाइट, गलत। द स्टार इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन, गलत। स्टार किससे मेड अप होता है दोस्तों? हाइड्रोजन और हीलियम से। हाइड्रोजन और मीथेन नहीं, हीलियम होता है दोस्तों। क्या होता है? हीलियम। आपका हाइड्रोजन 70% होता है और हीलियम 28% होता है, 1.5% कार्बन होता है। There are total 89 constellation in the sky, ये सही है, सी आंसर सही है। ब्लैक होल्स आर नहीं, गलत है। Where is the Indian Institute of Technical Research located? ये लखनऊ में लोकेटेड है। 50 का सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 का सी। अगला देखते हैं 51 का, सबसे हल्का क्वेश्चन इस सेट का है दोस्तों। Who among the following is known as father of chemistry? ये आपके लिए छोड़ दूं क्या? बताइए। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल किसी हालात में गलती नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप रेस से बाहर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा लेवोजियर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी ऑन अर्थ? कौन सा एलिमेंट सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। इसमें आपको ऐसे पूछ सकता है दोस्तों कि हाईएस्ट टू लोएस्ट, जैसे कॉन्लोजी में पूछ देता है ना कभी कभी, तो थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं। इसका ट्रिक होता है, जैसे ओ सियाल अर्थ में पूछेगा तब दोस्तों, मेजर एलिमेंट फाउंड इन अर्थ, ओ सियाल, ओ सियाल, ये तीनों साथ में रखना। ओ सियाल, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, इतना आपको याद रखना। आईसीएस पीएम, मतलब ओ सियाल, इंडियन सिविल सर्विस बनो और पीएम को मिलो। ओ से ऑक्सीजन, एस आई से सिलिकॉन, एल से एल्युमिनियम, आई से आयरन, सी से क्या हो जाएगा बताइए? सी से कैल्शियम, एस से क्या हो जाएगा? सोडियम, और पी से पोटासियम, और एम से मैग्नीशियम। बाकी का है टाइटेनियम, हाइड्रोजन। लेकिन ये अगर याद रहेगा तो आपको गलत नहीं होगा। ओ सी एल आई सी एस पी एम, मतलब ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। आयरन के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम और मैग्नीशियम। क्या फिर से रिपीट कर रहा हूँ? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। हमारा ये लक्ष्य नहीं है दोस्तों कि टिक मार के हाल ले चल जाए, आपको सिखाना सीखना ये सब भी जरूरी है। आगे देखते हैं 53 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट ग्लोबल वार्मिंग? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कंट्रीब्यूट करता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, मीथेन करता है, नाइट्रस करता है, फ्लोरिनेटेड गैस करता है, वाटर वेपर भी करता है। तो कौन नहीं करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं करता, जो कि जहरीला गैस होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? एवोगाड्रो नंबर। ये सब क्वेश्चन आप जैसे एक बार किसी बुक को आप पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, मल्टीपल टाइम एक ही बुक को पढ़ोगे। ये सब आपका लूसेंट बुक, एनसीईआरटी, इस सब में आपको डायरेक्ट दिया गया है। तो इसमें आपको 54 जैसा क्वेश्चन को आपको बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट आपको देख के करना है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस इज सेम। सी आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। अब आपको उससे कोई पूछ देगा कि एवोगाड्रो नंबर क्या है, तो 6.022 into 10⁻23, इसका वैल्यू क्या है? 6.022 into 10⁻23, ये आपका वैल्यू है दोस्तों एवोगाड्रो नंबर का। अगला क्वेश्चन है आपका 54 हो गया। अब हम लोग आएंगे, इसको देख लेना है दोस्तों हिंदी में भी। जो भी हिंदी का स्टूडेंट है देख रहे हो आप, बोलोगे तो मैं हिंदी में भी समझा दूंगा दोस्तों, लेकिन आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो हमारे लिए इजी होता है। बाकी आप बाइलिंगुअल में मैं समझा ही रहा हूँ, तो हिंदी में भी आप देख लो एक बार, और इसको वीडियो पॉज करके आपको अटेम्प्ट करना है, देखना है सही से, समझे? अब 55 क्वेश्चन नंबर 55 सोल्व करेंगे दोस्तों हम लोग। The law of traits related to the classification of element are propounded by डोवर्नियर। मतलब लॉ ऑफ ट्राइड मतलब तीसरा, इसमें क्या बोलता है कि जो बीच का एलिमेंट होता है वो दोनों का मास का बराबर होता है।
लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या बोलता है दोस्तों बताइए? He arranged the element in group of three in which the atomic weight of the middle element is equal to the average atomic weight of the first and third element. तो ये बिल्कुल सही है. The law of octaves related to the classification of element was given a new length. बिल्कुल सही है. Octave क्या को होता है कि every eighth element is same as of first element. तो दोनों सही है. सी आंसर हो जाएगा. तो डोवर्नियर क्या ट्रायड्स दिया है? लॉ ऑफ ट्रायड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव क्या दिया दोस्तों बताइए? बताइए आप. मेंडलीव क्या दिया है और मोस्ले क्या दिया है? देखते हैं आगे. मेंडले आपको दिया है कि पीरियोडिक द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. डोवर्नियर का देख लिए, न्यूलैंड का देख लिए, मेंडलीव का देख लेते हैं. एक मिनट दोस्तों. मेंडलीव ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों. वी कांट लिव दिस थिंग्स. मेंडलीव क्या बोला है कि आपका जो the property of the element are periodic function of the atomic weight. periodic function of the atomic weight ये बोला है आपका मेंडलेव. और मोस्ले क्या बोला है? ये सब सवाल पूछी जाती है दोस्तों, तो इसको छोड़ के जाना नहीं है. मोस्ले क्या बोला है बताइए? मोस्ले बोला है आपको दोस्तों कि ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होता है. फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली ऑन द एटॉमिक नंबर. जो यहाँ पे बोला है कि property of the element are periodic function of atomic weight, ये बोला है मेंडलेव. तो ये मोस्ले बोला है कि periodic property of the element are periodic function of the atomic number. तो अगला क्वेश्चन 56 अब देखते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट. आगे अगला सवाल था एटॉमिक वेट क्या मेंडलीव बोला था. Which of the following element is most electronegative? The फ्लोरीन हो जाएगा दोस्तों. कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन. और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन हो जाएगा? ओस्मियम. कौन हो जाएगा? ओस्मियम. एक बार देख लेना दोस्तों, लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन. और अगर पीरियड में करेंगे कि लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो क्या हो जाए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं दोस्तों तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा. और टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रिविटी डिक्रीज होगा दोस्तों. अगला 58 देखते हैं. Which of the following is obtained when hydrogen is burnt in air? तो ये वाटर. हाइड्रोजन को एयर में बर्न करेंगे H2 प्लस O2 H2 हो जाएगा. वाटर इज कंसिडर्ड गुड सॉल्वेंट बिकॉज क्या क्यों? It is a compound of oxygen and hydrogen. Its density is maximum at 4 degrees Celsius. Its freezing point is 0 degrees Celsius. Its dielectric constant is high. D आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों. 59 का D होगा आंसर. 60 का देखते हैं. पूछा है कि which of the following are correct? The temporary hardness of water is due to the sulfate and chlorides of calcium and magnesium. क्या सल्फेट से क्लोराइड से होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं. क्या होगा दोस्तों बताइए? टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, नॉट सल्फेट. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, नॉट सल्फेट. गलत है. क्या है टेम्पोररी? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. परमानेंट वाटर होता है, बाइकार्बोनेट नहीं होगा. सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होगा. ये भी गलत है. द वाटर व्हिच इज इजीली फॉर्म विद सॉल्ट इज कॉल्ड हार्ड वाटर. नहीं, सॉल्ट वाटर होगा. नन ऑफ द. अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इफ 61 का देखते हैं. आपका सवाल पूछा जाता है तो टेम्पोररी हार्डनेस क्या क्यों होता है? बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. और परमानेंट हार्डनेस सल्फेट ऑफ क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस क्या होता है? सल्फेट
सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण होता है, सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। अगला, हैवी वाटर इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्यूटेरियम इट्स कंपाउंड एज इंडिकेटर ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन एज ए मॉडरेटर, तो मोर देन एबव हो जाना चाहिए 61 का दोस्तों, डी। 62 का क्या होगा, लिथियम अंडर आइडियल कंडीशन इट इज लाइटेस्ट मेटल व्हिच कैन नॉट बी कट विद नाइफ, गलत है, लाइटेस्ट मेटल है लेकिन नाइफ से कट कर दिया जा सकता है। सोडियम बर्न्स विथ येलो फ्लेम इन एयर हिंस इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन, तब 2 आंसर हो जाए केवल ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिप्सम इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग CSO4.2H2O एट 150 डिग्री सेल्सियस टू 160 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आंसर हो जाएगा, H2O CH2O बोथ ए एंड बी होगा। Diamond and graphite are two pure crystalline allotrope of carbon. Diamond is hardest substance in nature. Graphite is used as a moderator in nuclear reactor. Coal, wood and animal charcoal, chimneys, soot, wood, wax are all also crystalline allotropes. नहीं, कार्बन का allotropes है लेकिन क्रिस्टलिन नहीं है दोस्तों। क्या है, एमोर्फस है। सॉरी दोस्तों, एमोर्फस है, नॉट क्रिस्टलिन, एमोर्फस हो जाएगा। तो इसका 64 का क्या आंसर हो जाएगा बताइए, 1 2 3, अगर यहाँ पे एमोर्फस होता तो ये भी सही होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है 65 का, एंथ्रासाइड, तो एंथ्रासाइड क्या है बताइए। एंथ्रासाइड आपका बेस्ट कॉइल है, बिटुमिनस क्या है, कॉमन वेराइटी लिग्नाइट, ब्राउन कॉइल है, पिट कॉइल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 65 का ए आंसर हो जाएगा, अब आपको मिला लेना है। ग्लास इज ए कंपाउंड, क्या ग्लास कंपाउंड है, बिल्कुल गलत है, ग्लास कंपाउंड नहीं है, ग्लास इज ए मिक्सचर है दोस्तों। ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, ये सही हो सकता है, क्यों बताइए। द प्रोसेस ऑफ स्लोली कूलिंग ग्लास इज कॉल्ड एसिडिफिकेशन, गलत है दोस्तों। द ग्लास इज मेड ऑफ सिलिका, सोडियम, पोटेशियम, नहीं गलत है, दो के आंसर बी। इन ए लेबोरेटरी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड विद सिलेक्ट लाइम, तो क्या प्रोड्यूस किया जाता है, ये आपका प्रोड्यूस किया जाता है अमोनिया NH3। 67 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी हिंदी में आपको देख लेना है दोस्तों, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। आपको किसी तरह दिक्कत हो तो आप नेक्स्ट वीडियो से मैं हिंदी का भी अलग बनाऊंगा, इंग्लिश का अलग बनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर सपोर्ट करें, बताएं, किसी तरह का कमी रहे तो बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें ताकि मैं आगे वीडियो बनाऊं, मोटिवेट हूं। 68 अब है दोस्तों, रेड फॉस्फोरस इज यूज्ड to make match stick, firebug and explosive, सही है। phosphorus is used in the form of zinc sulfide in rat poison, बिल्कुल गलत है दोस्तों, जिंक सल्फाइड नहीं, जिंक फोस्फाइड रैट पॉइजन के लिए होता है, जिंक फोस्फाइड होता है, नॉट सल्फाइड, जिंक फोस्फाइड। सोडियम फोस, इसको मिटाना पड़ेगा अब, जिंक फोस्फाइड यूज होता है दोस्तों। सोडियम फोस्फाइड इज यूज्ड टू मेक होल्म्स सिग्नल, नहीं गलत, तो केवल 1 आंसर सी आंसर हो जाएगा, सोडियम फोस्फाइड होम सिग्नल के नहीं यूज होता। 69 का देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग सल्फर टू नेचुरली अकरिंग रबर इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन ऑफ, वल्कनाइजेशन बोलते हैं इसको। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द ग्लास स्लोली इज कॉल्ड एनेलिंग ऑफ ग्लास। वल्कनाइजेशन किसे बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग नेचुरल रबर विद सल्फर एंड हीटिंग इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला 70, ब्रास क्या है, ब्रास कॉपर और जिंक है, ब्रोंज कॉपर एंड टिन है। सोल्जर क्या होगा, सोल्जर आपका हो जाएगा टिन और लीड है, और जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकल है, तो ये 70 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। 71 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कंसंट्रेटेड और एट अ हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, कैल्सिनेशन, क्या हो जाएगा, कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कंसंट्रेटेड और इन कंट्रोल अमाउंट ऑफ एयर और एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग, रोस्ट करेगा मतलब एब्सेंस ऑफ एयर में रोस्ट करेगा, कैल्सिनेशन प्रेजेंस ऑफ एयर में होगा। ये सब आप मतलब ट्रिक लगा सकते हो। 72, 72 का क्या हो जाएगा, a mixture of helium and oxygen is used by
डाइवर्स फॉर ब्रेथनिंग, सही है। नियॉन गैस इज फिल्ड इन डिस्चार्ज लैम्प, ट्यूब्स एंड फ्लोरोसेंट बल्ब, सही है। आर्गन इज मोस्ट अबुंडेंट इनर्ट गैस इन द एटमॉस्फेयर, सही है। रेडोन इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट, सही है, सब सही है। ड्राई आइस इज फ्रोजन रेन वाटर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा क्या, ड्राई आइस। आगे देखते हैं 74, which of the following statement consider the following, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। एसिड रेन में क्या होगा, हाइड्रोजन थोड़ा ना होगा, 1 और 3 होगा, सल्फर और नाइट्रोजन। ये आपका इस बार यूपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इस बार यूपीएससी में। एटॉमिक नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस, तो आप एक चीज याद रखें, मान के चलिए हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, हाइड्रोजन H1, हीलियम H2, लिथियम L3, बेरिलियम B4, बोरॉन B5, कार्बन C6, कार्बन C6 और 12। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, और ये न्यूट्रॉन होता है, ये क्या होता है, मास नंबर। ये दोनों को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन, देख लेना एक बार, न्यूट्रॉन होगा। मास नंबर में से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो न्यूट्रॉन होगा दोस्तों, ये मास नंबर है दोस्तों 12। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये गलत है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन सही है, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सही है, तो दो सही है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन डेटिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी, ये तो बहुत जगह देखोगे आप, C14 यूज होता है आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के लिए। 77 का आप देखते हैं दोस्तों, क्या 77 क्वेश्चन नंबर। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, तो प्रोड्यूसर गैस आपको बताइए, प्रोड्यूसर गैस होता है N2 + CO। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 एक ही में, तो ए आंसर। मान के चलिए आपको एक भी अगर याद है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों। प्रोड्यूसर गैस N2 + CO, कोल गैस क्या है, H2 + CO, और स्टीम गैस क्या है दोस्तों, H2CO CH4, एलपीजी क्या होगा, प्रोपेन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। मतलब एक भी सही है, एलपीजी का भी याद होता है तो डी का वन दो में है, तो कम से ए और बी में कंफ्यूजन होगा, तो मतलब एक दो याद रखना है दोस्तों। प्रोड्यूसर गैस क्या है, N2 + CO। रोस्टिंग क्या होगा, रोस्टिंग इन एब्सेंस ऑफ और लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में होगा। 78 का देखते हैं दोस्तों, पूछा कौन सा सही है, कास्ट आयरन इज वेरी हार्ड एंड ब्राइटल, बिल्कुल सही है। Wrought iron is malleable, ductile and fibrous with soften on quenching with water, सही है। The alloy of iron is iron and 0.1 and 1.5 carbon is called steel। स्टील बहुत कम होता है दोस्तों, कार्बन उसमें 0.1 और 1.5 ही होता है आयरन के साथ, उसको स्टील कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सब आंसर हो जाएगा 78 का, आपका सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप 79 का देखते हैं, एजेंट दैट चेंजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कैटलिस्ट भी चेंज करेगा, इनहिबिटर भी करेगा, कैटलिस्ट बढ़ाएगा, इनहिबिटर कम करेगा। देखते हैं अल्केन, अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, सही है। अल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2, सही है। और अल्कीन का क्या है, अल्कीन का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट देखना पड़ेगा, अल्काइन का सही है तो 80 का हो जाएगा आपका, पूछा क्या, इनकरेक्ट पूछा है। अल्कीन का CnH2n सही है ये भी, तो ये तो सब करेक्ट है, तो इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट कहाँ कोई है, सब करेक्ट है, तो 80 का हो जाएगा डी। क्या इनकरेक्ट, ऐसे ध्यान देना दोस्तों, गलती से सब सही लगेगा सी मार देंगे। आप हिंदी का है, आप देख लो एक बार सही से, और वीडियो पॉज करके आप देखो, सही से पढ़ो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे देता हूँ। 81 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, which what are those organic compound called whose molecular formula is same but their physical and chemical property are different, तो क्या बोलते हैं उसको, आइसोमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोमर। आइसोमर are those organic compound which have the same molecular formula but different physical and chemical properties। आइसोटोप क्या होता है दोस्तों, आइसोटोप क्या होता है बताइए, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। और आइसोबार क्या होता है, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है,
Ions and atoms which have same electronic configuration are called isoelectrons. Isoelectronics atoms and ions have same number of electron, मतलब number of electron same होता है। अगला क्वेश्चन 82 है। It was the first fiber synthesized by man. तो कौन सा फाइबर सिंथेसाइज किया गया था? नैलून। रेयन क्या था? रेयन was first artificial fiber made from cellulose. सेलुलोज से बना था। कौन से? सेलुलोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको आपको मिलाना है 83 का। तो विनेगर क्या हो जाएगा? विनेगर आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा बताइए? कर्ड क्या हो जाएगा? बताइए कर्ड क्या होगा? लैक्टिक एसिड हो जाएगा। साइट्रिक एसिड क्या हो जाएगा? बताइए। साइट्रिक एसिड क्या हो जाएगा दोस्तों? तो साइट्रिक एसिड आपका हो जाएगा, बताइए साइट्रिक एसिड क्या हो जाएगा? लेमन। और स्कॉर्बिक एसिड अम्ला। ये आपका हो जाएगा। इसमें कभी कभी फॉर्मूला पूछ देता है दोस्तों कि साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। तो साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ये साइट्रिक एसिड का है, C6H8O7। ये साइट्रिक एसिड है दोस्तों। फिर आपका एसिटिक एसिड का क्या हो जाएगा? CH3COOH हो जाएगा, ये एसिटिक एसिड का। ये दो आप याद रखो, तो बाकी आप मिलान करके या कुछ करके ऐसे एलिमिनेट करके कुछ आप अपना कर दोगे। साइट्रिक एसिड का C6H8OH और एसिटिक एसिड का CH3COOH। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, which of the following during the chemical reaction loses proton on hydrogen H plus ion on S और accept electron? तो एसिड होता है दोस्तों, एसिड एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, लूज करता है H plus आयन को। Which of the following pH scale represent highest alkalinity? alkalinity क्या होता है? मतलब बेसिक। सबसे ज्यादा क्या दिखाएगा? 0 सबसे ज्यादा स्टैटिक दिखाएगा, बेसिक क्या 14 दिखाएगा। सी आंसर हो जाएगा 85 का। अगला देखते हैं, which of the following is not example of chemical reaction? केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन क्या होता है? फिजिकल रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है दोस्तों कि जो वापस आ जाए, जैसे वैक्स बनाएंगे या आप फॉर एग्जांपल क्या होगा बताइए? आप खुद से सोच सकते हो कि वैसा रिएक्शन जो एक बार चेंज हो जाए और वापस भी उसका चेंज होने का संभावना हो, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, फिर उसको बॉइल फ्रीज कर सकते हैं बॉइल करके। मेल्टिंग ऑफ आइस, फिर उसको आइस जमा सकते हैं। फिर शुगर इन वाटर, शुगर को फिर से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन कंबसन, रस्टिंग, एक बार खाना बना देंगे तो फिर से भेज तो बनेगा नहीं, सब्जी फिर से तो आएगा नहीं। तो ये सब वेजिटेबल कुकिंग ये सब केमिकल रिएक्शन है। तो पूछा है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है? तो रस्टिंग ऑफ आयरन है, बर्निंग ऑफ कोल है, फोटोसिंथेसिस है, मेल्टिंग ऑफ आइस नहीं है, ये फिजिकल है। CH3COOH क्या अभी बताया? अभी क्या बताया? ये किसका है? एसिटिक एसिड का है। किसका है? 87 का एसिटिक एसिड का। मिथनोइक एसिड का क्या हो जाएगा बताइए? HCOOH। मिथनोइक एसिड क्या अंट में पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज सबसे हल्का गैस C6H12O6। 89 का देखते हैं, 89 का क्या है? डिटर्जेंट आर सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड ऑफ अल्कीन टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल सही है, डिटर्जेंट आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड ऑफ अल्कीन टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। हार्ड सोप आर मेड फ्रॉम पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, नहीं सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है, गलती। सॉफ्ट सोप्स आर मेड ऑफ पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड होगा, ये भी गलती। तो केवल ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ऐसे एकदम अस्थिर से, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अकबका के अगर भाग जाएंगे, सही से नहीं सोल्व करेंगे, तो ऐसा सोल्व करने का कोई फायदा है नहीं दोस्तों। इसलिए हम लोग सही से सोल्व करना है। 90 का देखते हैं, when the last part of fuel is used in the cylinder of an internal combustion engine, if it ignites prematurely and explode with a special sound, then it is considered to be good combustion of the। अगर एक्सप्लोड कर जाएगा तो गुड कंबसन कैसे वो कहलाएगा? ये तो बिल्कुल गलत है ना दोस्तों।
द नोक प्रूफ प्रॉपर्टी ऑफ ए फील्ड आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेन नंबर, ये सही है। तो बी, ए आंसर हो जाएगा। 90 का क्या हो जाएगा, ए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 का क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, सॉरी वही तो मैं बोलूं, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो नॉट करेक्ट क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा, करेक्ट नहीं है। Which of the following is used as a fire extinguisher? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर CCl4 इसका होता है दोस्तों, CCl4। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 92 का। वैक्स, वैक्स क्या है बताइए। इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग ए लॉन्ग अल्किन चेन, तो ए आंसर हो जाएगा। फैट, ट्रांस फैट नहीं है वैक्स दोस्तों। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, 93 का देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है। इन ए सॉल्यूशन द रेडियस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज लेस देन 10 टू द -6, क्या है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली कि जो सॉल्यूशन में होता है, द रेडियस ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन इज लेस देन 10 टू द -7 सेंटीमीटर होता है, 6 नहीं, 10 टू द -7 सेंटीमीटर, क्या सॉल्यूशन में। इन कोलाइड, कोलाइड में क्या होता है, इन सॉल्यूशन पूछ रहा है, कोलाइड में क्या होता है दोस्तों, बिटवीन 10 टू द -5 और 10 टू द -7 होता है। कोलाइड में 10 टू द 5, 10 टू द -7 होता है। इन सॉल्यूशन द साइज ऑफ ए डिस्पर्स पार्टिकल इज 10 टू द -3 टू 10 टू द -4, तो ये सही है दोस्तों। और सोल में क्या होता है बताइए। सोल में होता है कोलाइड इन विच सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स इन ए लिक्विड इज कॉल्ड सोल, ये होता है। सॉलिड पार्टिकल आर नॉट डिस्पर्स इन लिक्विड लिखा हुआ है, लेकिन सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स हो जाता है लिक्विड में, तभी उसको सोल कहते हैं। नॉट डिस्पर्स में कैसे होगा। आते हैं अब, थोरियम क्या हो जाएगा बताइए, मोनाजाइट। ए का टू आपका एक ही में, तो बी आंसर हो जाएगा। एकदम ज्यादा आपको इधर उधर दौड़ना ही है नहीं। थोरियम मोनाजाइट। अल्मुनियम क्या हो जाएगा, अल्मुनियम आपका हो जाएगा बॉक्साइट। यूरेनियम का हो जाएगा पिच ब्लेड, हो जाएगा आयरन हेमाटाइट। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वर्मिलियन, बताइए। वर्मिलियन मतलब क्या सिंदूर होता है हमारे अनुसार, वर्मिलियन एक बार देख लेना। मर्क्यूरिक क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सल्फाइड होगा दोस्तों, एक बार सोचो। क्लोराइड से कैसे होगा, क्लोराइड नहीं हो, सल्फाइड होगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड होगा दोस्तों, मर्क्यूरिक सल्फाइड, सी आंसर हो जाएगा। क्या होगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला क्या है, हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल आर इमिटेड फ्रॉम यूरेनियम एंड इट्स ट्रांसफॉर्म इनटू थोरियम, कितना अल्फा पार्टिकल इमिट होता है यूरेनियम और ट्रांसफॉर्म हो जाता है थोरियम में, बताइए। ये आपका 1 अल्फा पार्टिकल होता है दोस्तों, कितना अल्फा पार्टिकल, 1 अल्फा पार्टिकल। ये रिसेंटली यूरेनियम ऐसा न्यूज में ज्यादा है, क्योंकि ईरान और इजराइल, ईरान अमेरिका का जो रिसेंट टसल चला, जो रिसेंट वार चला 12 दिन का, उसके चलते तो यह सवाल आपका पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखते हैं, ये आपको देख लेना है दोस्तों हिंदी में, और वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करना है, स्किप नहीं करना है इसको। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, अल्कोहल, क्या ये सही है, नहीं, अल्कोहल क्या होता है, OH होता है अल्कोहल का। कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होता है। अल्काइन का क्या होता है, अल्किन, ये सही है दोस्तों। केटोन का क्या होता है बताइए, केटोन का COO वो होगा, अल्काइन सही है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्किन में डबल बॉन्ड। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज नॉट ए हेलोजन, कौन हेलोजन नहीं है बताइए, तो सल्फर होगा, हेलोजन नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, सब हेलोजन है दोस्तों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले भी मैंने बताया कि ये क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। आगे देखते हैं 99। अकॉर्डिंग टू अफवाउ प्रिंसिपल द एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब ऑर्बिटल अकर फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, बिल्कुल गलत है, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी होगा कि
अकॉर्डिंग टू पॉलिस exclusion rule, the value of all the four quantum number is same for any two electrons. नहीं, गलत, ये भी गलत, सेम कैसे होगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। 100 में है क्या दोस्तों, देखते हैं। मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या होता है, जब सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता है तो सब्सटेंस फ्रॉम गैसेस, गलती है। फ्रीजिंग क्या होता है कि लिक्विड सॉलिड में फ्रीज हो जाए, तो यहाँ पे गलती है, गैसेस थोड़ा ना। कंडेंसेशन, कंडेंस क्या होगा, द सब्सटेंस फ्रॉम गैसेस स्टेट स्टेट टू लिक्विड स्टेट, ये सही है। कंडेंस हो गया मतलब लिक्विड स्टेट। इवापोरेशन क्या हो जाएगा, सॉलिड से थोड़ा ना, वेपर से गैस में होगा, गलत है, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बॉर्डर विथ नेपाल। तो नेपाल से कौन कौन डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करता है, सबसे ये देख लेना है। तो नेपाल से आपका करता है क्या, वेस्ट चंपारण। ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर याद नहीं हो तो उसको आप एक रफ बिहार का मैप बना रहे हैं, यहाँ वेस्ट चंपारण हो जाएगा। ऐसे नेपाल से आपका 7 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है। कौन कौन शेयर करता है देखिए, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, क्या वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, दोनों चंपारण हो गया, सीतामढ़ी और मधुबनी, एसएम से सीतामढ़ी और मधुबनी, और शक से कर लेना है सुपौल, अररिया और किशनगंज। कौन, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 हो गया। तो इसमें देख लेना है कि कौन सा पेयर नहीं कर रहा है। तो इसमें शिवहर नहीं करता है दोस्तों, तो शिवहर आपका डी आंसर हो जाएगा। किशनगंज तो करता है, सीतामढ़ी भी करता है, लेकिन शिवहर नहीं करता है। 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर देयर बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है, 8 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है। कौन कौन 8 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है बताइए, तो रोहतास, कैमूर, ध्यान से सुनना दोस्तों, नीचे से बोल रहा हूँ, साउथ टू नॉर्थ, रोहतास, कैमूर, ये दोनों करता है। बक्सर, भोजपुर, ये दोनों करता है। सारण, सिवान करता है। गोपालगंज और वेस्ट चंपारण करता है। 8 डिस्ट्रिक्ट। कैमूर डिस्ट्रिक्ट शेयर्स बॉर्डर विथ बोथ उत्तर प्रदेश एंड झारखंड, नहीं दोस्तों, कैमूर नहीं है, रोहतास करता है। तो एक गलत हो गया था, आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, केवल ए आंसर हो जाएगा। अगला, विच डिस्ट्रिक्ट शेयर बॉर्डर विथ बोथ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो एक कटिहार करता है झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों से। वेस्ट बंगाल से कितना डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है बॉर्डर दोस्तों, 3 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन बताइए, 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा शेयर करता है वेस्ट बंगाल से, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। कौन कौन, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। तो वेस्ट बंगाल और झारखंड से कौन करता है, कटिहार। झारखंड और उत्तर प्रदेश से कौन करता है दोस्तों, रोहतास। ये सब आपको याद रखना है। विच ऑफ द विच विच इज द डिस्ट्रिक्ट इन बिहार दैट शेयर बॉर्डर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, तो पटना। कितना करता है, पटना आपका करता है दोस्तों 9 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है, 9 डिस्ट्रिक्ट से। मुजफ्फरपुर कितना से करता है, आपका 8 डिस्ट्रिक्ट से करता है। बेगूसराय कितना से करता है, 5 डिस्ट्रिक्ट से करता है। और दरभंगा 6 डिस्ट्रिक्ट से करता है। अगला क्वेश्चन है 105, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फॉर्म द बॉर्डर विद झारखंड। तो सोन भी फॉर्म करता है, नॉर्थ कोयल भी करता है, फल्गु भी करता है। तो मोर देन 1 हो जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा, झारखंड से ये तीनों करता है दोस्तों। हाउ मेनी रिवर फॉर्म द बॉर्डर विथ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो बिहार और उत्तर प्रदेश से कौन कौन करता है बताइए, 105। कौन कौन करता है बिहार उत्तर प्रदेश से दोस्तों बताइए, 106। गंडक भी करता है, और कौन सा करता है, घाघरा करता है, गंगा करता है जो बक्सर में मिलता है आपको, फिर कर्मनाशा रिवर, जिसमें बोला जाता है कि वहां पे अगर किस तरह का पाप किए हो तो सब पाप धुल जाएगा वहां पे नहाओगे तो। ये आपका 4 करता है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच इज द साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये गया जी हो जाएगा। नॉर्दर्न मोस्ट क्या होगा, वेस्ट चंपारण। और ईस्टर्न मोस्ट अगर पूछ दिया जाए आपसे तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, साउदर्न मोस्ट गया जी। गया से गया जी नाम इसी साल हुआ है 2025 में।
नॉर्दर्न मोस्ट वेस्ट चंपारण, ईस्टर्न मोस्ट अगर पूछा जाए तो बताइए किशनगंज। कौन सा? किशनगंज, जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और वेस्टर्न मोस्ट क्या हो जाएगा? कैमूर। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से बॉर्डर शेयर करता है? वो डिस्ट्रिक्ट है आपका रोहतास। अगला क्वेश्चन, दे आर 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हुज बॉर्डर मीट 2 स्टेट। नहीं, 2 डिस्ट्रिक्ट ही है ना जो 2 स्टेट से मिलता है। एक कौन? एक है आपका रोहतास और एक है कटिहार, तो ये गलत है। नो डिस्ट्रिक्ट शेयर बॉर्डर विद 3 स्टेट, सही है। द नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टू चिकन इज किशनगंज, सही है। तो 2 और 3 इनकरेक्ट पूछ रहा है दोस्तों, सॉरी। ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। इनकरेक्ट कौन सा है? तो इनकरेक्ट केवल ए है, तो 108 का क्या आंसर हो जाएगा? बताइए, ए हो जाएगा। अब 109 का देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नॉट पार्ट ऑफ द ईस्ट वेस्ट चंपारण, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, मतलब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में कौन सा नहीं है? तो गोपालगंज तो है दोस्तों, ईस्ट चंपारण भी है, पूर्णिया भी है, मधेपुरा नहीं है। सी आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा बताइए? सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में बताइए? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में आपका कितना डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों? टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन? गोपालगंज, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। मधेपुरा नहीं है दोस्तों। 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर इट्स बॉर्डर विद झारखंड, बिल्कुल सही है। ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट शेयर इट्स बॉर्डर विद वेस्ट बंगाल, सही है। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो दोनों यहाँ पे देखिए, यही सही से पढ़ना है। इनकरेक्ट पूछा है तो नाइदर, नाइदर वन नाइदर टू, नाइदर वन नाइदर टू, डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, अब यहाँ से करंट अफेयर हम लोग को सोल्व करना है, तो यहाँ से हम लोग जल्दी जल्दी से सोल्व करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर में क्या ही एक्सप्लेन करना है, आपको पता होना चाहिए। जितना आप डिस्कस करोगे फ्रेंड और सर्किल में, उतना करंट आपको पता होगा। तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रेफरेंस टू कुफरी चिप्सोना। कुफरी चिप्सोना आलू से रिलेटेड है दोस्तों। तो पोटैटो इट फॉर मेकिंग चिप्स एंड फ्रेंची फ्राइज, सी आंसर हो जाएगा। शारदा सिन्हा वाज बोर्न इन हुलास विलेज ऑफ सुपौल डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही है। शी रिसीव्ड पद्मा श्री एंड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1991, बिल्कुल सही है। शी रिसीव्ड ट्रेनिंग इन क्लासिकल म्यूजिक, बिल्कुल क्लासिकल म्यूजिक में किए थे, लेकिन फ्रॉम पंडित भीमसेन जोशी से नहीं किए थे। किससे किए थे बताइए? ये आपका किए थे दोस्तों पंडित रामचंद्रा झा से किए थे, रघु झा से किए थे, सीताराम हरि दंडेकर से किए थे। तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो, ए आंसर हो जाएगा। आप हिंदी में आप देखें दोस्तों, बाकी आगे मैं तो सोल्व करूंगा। वीडियो पॉज करके आपको सोल्व करना है, इसको निगलेक्ट नहीं करना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ बिहार स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, कौन वाइस चांसलर बना था? शिशिर सिन्हा बने हैं। कौन? शिशिर सिन्हा। 113 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? बी, शिशिर सिन्हा पहले बीपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं दोस्तों। अगला देखते हैं। बिहार न्यू टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर इज बीइंग ओपन इन विच ऑफ द फ्लोइंग, वाराणसी में ओपन हुआ है। इन विच ईयर एंड वेयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पारा गेम हेल्ड? 2023 में न्यू दिल्ली में, बिहार में हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम भी और पारा गेम भी। आफ्टर 10-15 दिन के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम के बाद ये पारा गेम हुआ। व्हाट इज द ऑल इंडिया रैंकिंग ऑफ बिहार इन द एक्सपोर्ट इंडेक्स 2024 रिलीज बाय नीति आयोग? 22वां रैंक है दोस्तों एक्सपोर्ट इंडेक्स में। चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन राजगीर, नो, लखीसराय में। कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया दोस्तों बताइए? लखीसराय। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज निपुण भारत एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्टार्ट हुआ था 2015 में दोस्तों स्कीम, वो कहाँ से हुआ था बताइए कमेंट बॉक्स में। इसमें केवल दो, क्या केवल दो है सही? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट हुआ था आपका पानीपत हरियाणा से, पानीपत हरियाणा से। वेयर इज इंडिया फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश? कहाँ? मोहाली में। कहाँ दोस्तों? मोहाली में। कौन किए थे? तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह किए थे। 119 का। द इंटरनेशनल लावी फेयर सेलिब्रेटेड इन इंडिया रिलेटेड टू व्हिच कंट्री? तिब्बत।
बिरसा मुंडा बर्थ एनिवर्सरी इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज ट्राइबल प्राइड डे फ्रॉम 2021। क्या सही है दोस्तों, बताइए। बिल्कुल सही है। इन 2024 द मेन इवेंट ऑफ ट्राइबल डे वाज हेल्ड इन बाला बालोपुर विलेज ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट। मोदी जी गए थे, सही है। इन द सेम सेरेमनी पीएम अनवील्ड 100 सिल्वर कॉइन एंड पोस्टर स्टैम्प इन द नेम ऑफ बिरसा मुंडा। नहीं, 150 का किए थे। तो 1 और 2 खाली सही है। अगला देखते हैं दोस्तों। DSIB स्टैंड फॉर डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंट सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। क्या DSIB स्टैंड फॉर डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। क्या सही है, बिल्कुल सही है। फेल्यूर ऑफ DSIB बैंक कैन हैव मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। बिल्कुल सही। मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, लार्ज स्केल ओवरऑल इम्पैक्ट, माइक्रो में स्मॉल स्मॉल इम्पैक्ट। तो ये भी सही है दोस्तों। बैंक डिक्लेयर DSIB आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एडिशनल कैपिटल एंड रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन। नहीं, गलत है। तो ये आंसर हो जाएगा। 121 का क्या आंसर हो जाएगा, बताइए। 122 देखते हैं। नो योर मेडिसिन ऐप इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर कौन है, मनसुख मांडविया। कौन है दोस्तों, मनसुख मांडविया। 123 का देखते हैं। 123 का क्या है, पूछा है कि रिगार्डिंग द सर्विस लॉन्च बाय दिल्ली मेट्रो Serial service will be for women only and operated by women driver। क्या सही है दोस्तों, सही है। RYDR service is available to all metro passengers be it women or men। बिल्कुल सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी, बोथ आर करेक्ट। DRDO has successfully test fired India first indigenous long range hypersonic missile। सही है। It is designed to carry payload over a distance more than 1500 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों, 2000 नहीं 1500 किलोमीटर। It is equipped with feature of both cruise and ballistic missile। तो क्या 1 और 3 आंसर हो जाएगा। 1 और 3 किसमें है, सी। तो 124 का सी हो जाएगा, 1500 किलोमीटर होगा, नॉट 2000। Which of the which is the first institute of India to patent the technology of making cottage cheese from mushroom। तो आपका डॉक्टर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूछा हो जाएगा। क्या 125 का सी आंसर हो जाएगा। 126 का देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म। तो वेब्स। आपको हिंदी में देख लेना है दोस्तों, आपका टिक लगा हुआ है, एक बार मिलान कर लेना। वीडियो पॉज करके आप बना सकते हो, देख सकते हो, बाकी एक्सप्लेनेशन आगे मैं दे रहा हूं। 127 क्या है दोस्तों, सिलोफर पंचामृत कलश इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल मेटल क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्टेड इट टू द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ किसको दिए थे, प्रेसिडेंट ऑफ आपका ये दिए थे दोस्तों, आपका नाइजेरियन प्रेसिडेंट को। कोल्हापुर का मेड ऑफ नाइजेरियन प्रेसिडेंट। तो 1 का आपका ए आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछा। वेयर इज इंडिया फर्स्ट मैग्नीशियम पायलट प्लांट विंग सेटअप। कहाँ, बताइए। जमशेदपुर में होना चाहिए। कहाँ, जमशेदपुर दोस्तों। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। इंडिया रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ AI आर्टिफिशियल एक्सपर्ट वर्ल्ड वाइड। इंडिया रैंक फोर्थ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रिसर्च। रिसर्च में 3 है, फोर्थ नहीं। तो केवल एक करेक्ट है। 129 का क्या हो जाएगा, ए। 130 का देखते हैं दोस्तों। Which postal circle in India become the first to release the special cover on Vedas and Upanishad? Bihar circle. Sunflower were the first one to know is a short film in which language which has recently been nominated for Oscar। कन्नड़ा लैंग्वेज में। अब कोई बहाना नहीं, campaign is a partnership of Ministry of Women and Child Development and Ministry of Rural Development। बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। कैसे आप जानोगे कि बिल्कुल सही है, इसका ए आंसर 1 आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। कैसे,
दूसरा स्टेटमेंट क्या है बताइए। दूसरा स्टेटमेंट आपका है कि द कैंपेन बिंग रन विद सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। क्या कैंपेन रन किया गया था सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक द्वारा? ये नहीं, ये गलत है दोस्तों। कैंपेन वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं रन किया गया था। किसके द्वारा रन किया गया था बताइए? अगर वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं रन किया गया था तो किसके द्वारा रन किया गया था? तो 132 का क्या आंसर हो जाएगा बताइए? 132 का ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक्चुअली मेरा पेन एक खत्म हो गया है, चार्ज खत्म हो गया था, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, नहीं तो 5-6 क्वेश्चन ही बच रहा दोस्तों। 1 मिनट का आप थोड़ा सा आराम ले सकते हो यहाँ पे। आगे मैं एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं वीडियो मुझे बनाने में मोटिवेशन मिले, क्योंकि मुझे भी एग्ज़ाम देनी है इस बार। पिछला बार मैं भी बीपीएससी का मेंस दिया हूँ, लेकिन उसका अभी रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, अप्रोक्स 6-7 महीना तो लग ही जाता है। यूपी जैसा नहीं है, यूपी में तो आपका 2 महीना में दे देता है, लेकिन देखते हैं कब रिजल्ट आता है। तो हम लोग 132nd 132वां नंबर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 132 का क्या आंसर हो जाएगा बताइए? ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। Who has recently become the first black woman president of Britain Conservative Party? तो केमी बेदनैक। क्या हो जाएगा? केमी बेदनैक। 133 का क्या हो जाएगा? 133 का आपका सी आंसर हो जाएगा। 134 में आते हैं। Which two volcano in Indonesia erupted recently? तो माउंट मेरापी और माउंट लियोटाबी लाकी लाकी होगा। What is the main objective of बिहारी योद्धा अवार्ड स्कीम? क्या है मेन ऑब्जेक्टिव? तो इलीगल माइनिंग को इन्फॉर्म करने के लिए। अगर ट्रक को पकड़ोगे तो पैसा मिलेगा, ट्रैक्टर के लिए बताओगे तो पैसा मिलेगा, इलीगल माइनिंग ये सब के बारे में। हु हैज बिकम द यंगेस्ट 5 रेटेड चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड? अनीश सरकार, जो बंगाल का है। Recently, Vivek Deorai passed away. Consider the following statement. Vivek Deorai was the chairman of the Prime Minister Economic Advisory Council. 137 का क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? सही है। He was the member of नीति आयोग from 2015 से सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। Who won the मिस यूनिवर्स 2024? तो विक्टोरिया काजर-थेल्विग, सी आंसर होगा। Which writer has been awarded the Booker Prize for the year 2024? समंता हार्वे। फॉर क्या है बताइए? फॉर द बुक ऑर्बिटल। अब 140 ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ व्हिच कंट्री व्हिच हैज बीन गिवन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो गियाना का मिला है। 140 का क्या हो जाएगा? 140 का बी। अब 141 का मैथ बता दूं दोस्तों कि छोड़ दूं? जैसे देखता हूं, इसमें ट्रिक है दोस्तों। देयर आर 111 स्टूडेंट इन ए रो। राम पोजीशन इज फ्रॉम लेफ्ट इज 56। फाइंड राम पोजीशन फ्रॉम राइट। तो लेफ्ट टोटल इज इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो इसमें क्या पूछा है? टोटल 111 है, राम पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट 56 है, राइट पूछा है तो -1 हो जाएगा। तो राइट बराबर क्या हो जाएगा? 111 -55, तो क्या हो जाएगा? 6 और 4 क्या हो जाएगा? 10 में से 5 जाएगा तो 5 होगा, 56 आंसर। तो 141 का क्या हो जाएगा? 56 आंसर हो जाएगा। वैसे इसमें भी हो जाएगा, वही ट्रिक लगा देना। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो 142 में भी यही लगा देना है। 28 फ्रॉम फ्रंट एंड 23rd फ्रॉम बैक among the who pass 8 स्टूडेंट वे एब्सेंट और 6 स्टूडेंट फेल। तो टोटल इसमें निकाल देंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से कितना है? फ्रंट से है, लेफ्ट से 23 है, राइट से 28 है, -1। तो 23 28 कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 3 11 और 2 2 4 1 5 -1 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करा? 8 स्टूडेंट्स वे एब्सेंट, तो 8 जोड़ देंगे, और 6 स्टूडेंट फेल, तो 6 भी जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 6 12 13 14 हो जाएगा, और 64 आंसर ए आंसर हो जाएगा। टोटल पूछ रहा है कि टोटल कितना थे। अब 143 में देखते हैं। रेखा 11th फ्रॉम द फ्रंट एंड हेमा 15th फ्रॉम द बैक।
क्या रेखा जो है, इसको सोल्व कर रहे हैं आपको यहाँ पे दोस्तों। रेखा जो है 11 फ्रॉम फ्रंट है और हेमा 15 फ्रॉम बैक है, 15 फ्रॉम बैक है और ये फ्रंट से है। फिर आपका बोलता है कि if if these two students interchange their position from Hema will become 36 from back। हेमा 36 बैक से बन जाती है, मतलब हेमा जो बन जाती है 36 बैक से बन जाती है। तो इसको में भी क्या टोटल बराबर लगा देंगे, आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो लेफ्ट 11 प्लस क्या हो जाएगा 36 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा आंसर दोस्तों 46 आंसर हो जाएगा। 46 कहाँ है, सी हो जाएगा। In a row 40 students, Shweta is 22nd from left and Bhatt will the Shweta position from right। In a row 40, तो टोटल 40 स्टूडेंट है और 22 प्लस राइट माइनस 1 तो 21, तो 40 में से अगर 21 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 144 का आपका बी 19 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 145 क्लॉक का है दोस्तों। तो इसमें सिंपल है कि व्हेन द टाइम क्लॉक 3:30 फाइंड द एंगल। तो इसमें एक फॉर्मूला है दोस्तों, आपका फॉर्मूला इसका सिंपल है 11/2m माइनस 30h, 11/2m माइनस 30h इसका फॉर्मूला है। 11/2m माइनस 30h, पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ है, पॉजिटिव ही लेना है। तो 11/2 m की जगह कितना 30 और h की जगह 30 इंटू 3, 30 इंटू 3 है क्या दोस्तों। सॉरी दोस्तों, एच की जगह 30 इंटू 3 लिखना है। कभी कभी पेन सही से काम नहीं करता है दोस्तों, उसके लिए सॉरी। 11/m कितना है 30 माइनस 30h, 30 इंटू 3, तो इसको कर दें तो 11 15, तो 15 का 11 165 हो जाएगा, 15 दहाँ का 150 और 1 15 165 माइनस 90, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 145 का बताइए, 145 का 75 आंसर हो जाएगा। उसी पे इस पे भी वैसे बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा 146 का आपका ए, 147 का आपका हो जाएगा डी, 148 का आपका हो जाएगा ए, 149 का आपका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा सी। अगर ये बोलोगे तो मैं अलग से मैथ बना के और आपको 10 जो मैथ है वो बता दूंगा दोस्तों, डाल दूंगा। अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और 150 का एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, जैसे ये कैलेंडर का है, थोड़ा सा ज़्यादा बताना ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं ये सब एक्सप्लेन उतना नहीं किया। एक कैलेंडर का ट्रिक है 144 0 250 361 46, मंथ का है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो ये क्या है फरवरी और मार्च का सेम है, फिर आपका सितंबर और दिसंबर का सेम है दोस्तों। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसका सेम है, तो सितंबर दिसंबर, तो 150 का डी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। बाकी आपको सही से, क्योंकि आज से मतलब आज कितना 10 तारीख हो गया, तो आज से आपका 60 डे ही मानिए, 60 डे आज से बच रहा है। तो आप अपना फोकस बिल्कुल कंसंट्रेट करके करें। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें। आपको डिविएट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि दिस इज द लास्ट चांस आफ्टर इलेक्शन। आपका सीट जो आता है बीपीएससी में वो बहुत कम आएगी। लगातार टेस्ट सोल्व करें, किसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सोल्व करें लेकिन करें। और बिहार स्पेशल पे ध्यान दें, मेजर पोर्शन फॉर एग्जांपल हिस्ट्री साइंस करंट अफेयर, इस सब पे आप फोकस थोड़ा ज़्यादा करें। तो सबका अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है दोस्तों। बाकी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगी,
बाकी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों।